हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खाजवाला डिफेंस एकेडमी। हम टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चन की बात कर रहे थे। 36 क्वेश्चन अपन ने पिछले 4 वीडियोस के अंदर कर लिए हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। इसके अंदर क्या कह रखा है? करंट सेंसिटिविटी है वो गैल्वेनोमीटर की आपको 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर दे रखी है, यानी IG इज इक्वल टू 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर, यानी 5 डिवीजन पर 10⁻³ चेंज कर दो, ठीक है। तो ये क्या बन गया? एम्पियर। जब ये इधर जाएगा ऊपर आएगा तो 5 × 10⁻³ डिवीजन पर एम्पियर आ जाएगा। ये आपके पास क्या हो गया? IG। ओके, आगे देखिए आपको क्या कह रखा है। वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो 20 डिवीजन पर वोल्ट दी हुई है, यानी जो VG की वैल्यू है वो क्या दे रखी है? 20 डिवीजन पर वोल्ट। और पूछा आपसे क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो रेजिस्टेंस RG इज इक्वल टू क्या होगा? IG/VG हो जाएगा, ठीक है। IG आपको दिया हुआ 5 × 10⁻³ और ये आपको दिया हुआ 20, ये 4 हो गया, यानी 0.25 × 10⁻³, ये कितना हो गया? 250 ओम। अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। इसके अंदर कह रखा है कि 3 ऑब्जेक्ट हैं A, B और C। A यहाँ पर क्या है? सॉलिड स्फीयर है, B यहाँ पर सर्कुलर डिस्क है और C यहाँ पर आपको सर्कुलर रिंग दे रखी है, ठीक है। और इन सब का मास सेम दे रखा है M यहाँ पर, और जो रेडियस दे रखी है वो क्या दे रखी है? R दे रखी है। अब कह रहा है कि दे ऑल स्पिन विद सेम एंगुलर स्पीड। जो एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर स्पीड है ओमेगा, वो भी क्या है? सबकी सेम दे रखी है, ठीक है। ओके, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग देम टू रेस्ट। अगर वो मूव कर रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी के साथ, ठीक है, तो रोटेट कर रहे हैं उनको, अपन को किस में लाना है? रेस्ट में लाना है। तो उसके लिए कितना वर्क डन अपने को करना पड़ेगा? उसके लिए जो वर्क डन दे रखे हैं वो WA, WB, WC दे रखे हैं और अलग अलग क्वांटिटी में दे रखे हैं। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? अपन सब जानते हैं कि जो वर्क डन होता है W इज इक्वल टू वो क्या होता है? हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। देखिए वर्क डन हाफ कांस्टेंट क्वांटिटी है और यहाँ पर ओमेगा भी क्या है? सबके लिए कांस्टेंट है। इसका मतलब सीधा सीधा क्या है कि W जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं? तीनों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लेते हैं। तो WA स्फीयर के बारे में बात करेंगे, जो कि किसके इक्वल होगा? इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सॉलिड स्फीयर का होता है वो कितना होता है? 2/5 mr²। इसी तरीके से WB IB के इक्वल होगा, ठीक है। ओके, वो किसके इक्वल होगा? हाफ ऑफ mr², क्योंकि जो सर्कुलर डिस्क रहती है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ होता है mr², और सर्कुलर डिस्क का सिंपली mr² होता है। तो WC इज इक्वल टू IC इज इक्वल टू mr²। अब तीनों का क्या कर दो? डिवाइड कर दो, ठीक है। तो तीनों को डिवाइड करेंगे तो mr² से mr² क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो WA की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/5, ठीक है, जो कि कितने रहती है? 0.4 रहेगी। WB की बात करेंगे तो 1/2 यानी 0.5 रहेगी। और WC की बात करेंगे तो जो कि कितना आ रहा है? 1। WC सबसे बड़ा है, फिर WB और फिर WA। तो WC सबसे बड़ा है, फिर WB और फिर WA। अपना करेक्ट आंसर C हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। एक मूविंग ब्लॉक ऑफ मास M, एक ब्लॉक है जो कि मूव कर रहा है, ठीक है। इसका मास अपन क्या मान लेते हैं? स्मॉल m। कोलाइड्स विद अनदर स्टेशनरी बॉडी ऑफ मास 4 है। एक दूसरी बॉडी रखी है जिसका मास कितना दे रखा है? 4 है। और ये कैसा है? अभी देखिए, ये तो कुछ वेलोसिटी u के साथ आ रहा है, ठीक है। और ये कैसा है? रेस्ट में, यानी u1 और u2 क्या है? 0 है। बिफोर कोलिजन की बात हो रही है। अब द लाइटर ब्लॉक कम्स टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन, यानी कोलिजन के बाद क्या होता है? जो लाइटर ब्लॉक है अपना स्मॉल m का, ये तो किस में आ जाता है? रेस्ट में। v1 इज इक्वल टू क्या लिख दूं मैं? 0 लिख दूं। और क्या कह रहा है फिर? व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ लाइटर ब्लॉक इज v, यानी जो u1 है वो आपको कितना दे रखा है? v दे रखा है। इनिशियल वेलोसिटी ब्लॉक की क्या दे रखी है? आपको v दे रखी है।
देन द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, यानी आपसे ई की वैल्यू पूछिए। अपन सब जानते हैं ई इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, u1 माइनस u2, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो क्या आ गया, रेस्ट के अंदर आ गया, और जो 4m है वो कुछ वेलोसिटी v2 के साथ मूव कर गया होगा, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इसके ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देते हैं, वहां से अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, v2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। v1 यहाँ पर 0 हो ही गया, u1 अपने को दे रखा है, u2 0 है, स्टेशनरी था, तो क्या लगाएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, यानी m1 u1 इज इक्वल टू m2 सॉरी m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। मास क्या है, m1 m है, ठीक है, ओके। वेलोसिटी की u1 v दे रखी है, ओके। ये तो क्या है, 0 है, u2 तो ये तो क्या हो जाएगा 0 पूरा, ओके। ये वेलोसिटी 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस m2 कितना है 4m है, और v2 अपन क्या मान लेते हैं यहाँ पर v डैश मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो, या फिर v2 रहने दो उसको, तो mv इज इक्वल टू क्या आ गया 4mv2, m से m क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी v2 इज इक्वल टू क्या है अपने पास v/4 आ गया, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के फॉर्मूले, तो v2 इज इक्वल टू v/4, v1 क्या है 0 है, u1 अपने कितने दी है, v दी है, u2 अपने पास कितना है 0 है, तो कितना हो गया v/4 बाई v हो गया, ठीक है। v से भी क्या हो गया कैंसिल, यानी 1/4 इज इक्वल टू 0.25, अपना जो आंसर हो जाएगा वो b करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। अपन यहाँ पर क्या रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो अपने को बताना है। बस फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट रिलेटिव मोशन, बिल्कुल सही है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है, मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप फोर्स से खींचते हैं, जो फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल एफ लगता है वो अपोज करता है मोशन का, ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है नॉर्मल रिएक्शन, आर के क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के अंदर कहा गया है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, अपने को पता है कि रोलिंग आसान होती है किससे, स्लाइडिंग से, क्यों, क्योंकि रोलिंग के अंदर जो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो कम होती है स्लाइड फ्रिक्शन के कंपैरिजन में, तो ये भी सही है। तो इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट फोर्थ हो जाएगा, इसमें कह रहे हैं कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज डायमेंशन ऑफ लेंथ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन के कोफिशिएंट अगर मैं म्यू से रिप्रेजेंट करूँ तो म्यू की तो कोई डायमेंशन होती नहीं है, अपन क्या लिखते हैं यहाँ से f इज इक्वल टू म्यू एम जी लिखते, तो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है एम जी, सॉरी f अपॉन एम जी हो जाएगा, तो f का न्यूटन और ये भी न्यूटन, तो ये तो डायमेंशन लेस होता है m0 l0 t0, इसलिए ये अपना आंसर हो जाएगा जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। आपको एक डायग्राम दे रखे हैं, ये इलेप्टिकल ऑर्बिट है, ये सन किसी एक फोकस के ऊपर बना है और इसके अंदर सन क्या कर रहा है, सन के चारों प्लैनेट क्या कर रहा है, अलग अलग पोजीशन के अंदर मूव कर रहा है, पहले दूर है फिर थोड़ा पास आया और ये सबसे नियर बाई आया, ठीक है। तो कह रहे थे काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लैनेट इन इलेप्टिकल ऑर्बिट ऑफ सन पोजीशन ABC, ठीक है। ABC पोजीशन के ऊपर इनकी काइनेटिक एनर्जी दे रखी है KA KB और KC है, ठीक है, ओके। AC अपने को पता है मेजर एक्सिस है यहाँ पर, और जो SV है वो क्या है परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, मेजर एक्सिस के ऊपर। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर आपको रिलेशन बताना है कि किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी। अपन जानते हैं कि जो एरियल वेलोसिटी है केपलर सेकंड लॉ से वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब क्या है कि जब कोई भी प्लैनेट फोकस से दूर रहेगा तब वो स्लोली मूव करेगा और जैसे ही वो पास आते जाएगा उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी C की ज़्यादा है, सॉरी वेलोसिटी ऑफ C कम है किससे, वेलोसिटी ऑफ B से, और फिर वेलोसिटी ऑफ A से। वेलोसिटी A की जो सबसे पास है उसकी सबसे ज़्यादा है, फिर दूर है उसकी थोड़ी कम है, और जो सबसे ज़्यादा दूर है उसकी और भी कम होगी। अपने को काइनेटिक एनर्जी पूछे, अपन जानते हैं काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, हाफ
mv का स्क्वायर, मास इसका m है, ठीक है। तो a के लिए मैं क्या लिख देता हूँ, a लिख देता हूँ। इसी तरीके से kb इज इक्वल टू हाफ m v, b का स्क्वायर लिखूंगा और kc इज इक्वल टू हाफ m v, c का क्या लिख दूंगा, स्क्वायर। यानी जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, v स्क्वायर क्योंकि मास और 1/2 तो क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी है, a की है। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, k a, फिर किसकी, b की, देन k b एंड देन k c। तो ये अपना क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर k a k b और k c, तो b राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 42 की। यहाँ पर दे रखा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट 1 किलोमीटर अबव द अर्थ, यानी अर्थ से एच कितनी दे रखी है, 1 किलोमीटर अबव जो सरफेस है वहां से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो सेम है किसके, डेप्थ डी बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। जितने डेप्थ मान लीजिए डी डेप्थ नीचे और जो हाइट है वो सरफेस से कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। तो ये दोनों क्या एक दूसरे के इक्वल है। तो आपसे पूछा है कि डी की वैल्यू कितनी होगी। अपन जानते हैं हाइट का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर। और जब डेप्थ की बात करते हैं तो जी डैश इज इक्वल टू क्या होता है, जी इंटू 1 माइनस 3 अपॉन आर। इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर देंगे, आमने सामने पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो g इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस d अपॉन आर। जी से जी क्या हो गया, कैंसिल, 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल, माइनस से माइनस प्लस हो गया, ठीक है, r से r हो गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या आया, 2h इज इक्वल टू d, ठीक है। तो 2 इंटू हाइट कितनी दी हुई है अपने को, 1 किलोमीटर, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू डी, यानी डी आपका कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर। तो सिंपली इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 43 की। इसके अंदर क्या कह रहे हैं, ये पार्टिकल एग्जीक्यूट लीनियर एसेंशन, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है विद एम्पलीट्यूड ऑफ 3 सेंटीमीटर, जिसकी जो एम्पलीट्यूड दे रखी है अपने को, ठीक है। ये 43 का सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं। तो एम्पलीट्यूड आपको कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर दे रखी है। When the particle is at 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन, यानी x इज इक्वल टू कितना है, 2 सेंटीमीटर, यानी मीन पोजीशन से कितनी दूर पर होगा, 2 सेंटीमीटर पर होगा। उस समय जो वेलोसिटी है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, यानी जब x इज इक्वल टू 2 दे रखा है उस समय जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है वो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन की क्या है, इक्वल है। तो आपसे क्या पूछा है, टाइम पीरियड पूछा है यहाँ पर, ठीक है। तो अपन को क्या निकालना है, टाइम पीरियड, t इज इक्वल टू अपने को पता है 2 पाई अपॉन क्या आता है, ओमेगा, ठीक है, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन t। अपने को टाइम पीरियड के लिए ओमेगा की वैल्यू चाहिए, ओमेगा की वैल्यू के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इस कंडीशन से निकलेगा, ठीक है। वेलोसिटी आप जानते हो क्या होती है इसके अंदर, a इंटू ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स रहता है। तो ओमेगा से एक ओमेगा क्या हो जाएगा, कैंसिल, मैग्नीट्यूड लेना है तो इसको अपन प्लस ही ले लेते हैं। ए का स्क्वायर, ए कितना है 9, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। एक्स कितना है 2, 2 का कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एक्स कितना है 2, तो ये कितना हो गया √5 अपॉन 2। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, ओमेगा की आ गई। इसके अंदर पुट कर दीजिए t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा यानी √5, और ये 2 कहाँ चला जाएगा आपका, ऊपर चला जाएगा, तो t इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया 4 पाई बाई √5, यानी सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या कह रहे हैं, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R1 दे रखा है, ठीक है। इसका मैं डायग्राम भी आपको बनाकर दिखाऊंगा। ये मान लीजिए एक वायर है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस क्या दे रखा है, R1 दे रखा है आपको, ठीक है। इसकी लेंथ में L1 मान लेता हूँ, एरिया में इसका A1 मान लेता हूँ, वॉल्यूम क्या मान लेता हूँ, A1 मान लेता हूँ। अब देखिए इसको मेल्ट करके स्ट्रेच कर दिया, ठीक है, n टाइम्स इसकी ओरिजिनल लेंथ से, तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, ऑफ कोर्स
रेजिस्टेंस चेंज होगा क्योंकि लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। स्ट्रेच करेंगे तो लेंथ और एरिया के अंदर क्या होगा, चेंज होगा। अब इसको क्या कर दिया कि स्ट्रेच कर दिया मेल्ट करके, ठीक है। लेंथ, इसकी लेंथ L1 से कितनी कर दी, L2 कर दी। एरिया कितना हो गया, L2। वॉल्यूम कितनी होगी, V2। और इसका जो रेजिस्टेंस है वो R2 मान लेता हूँ। यहाँ पर R1 = R ओम है, ठीक है। R2 है तो अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, R2 की। लेकिन इसके अंदर एक चीज है, क्या इसकी वॉल्यूम के अंदर कोई चेंज हुआ है, नहीं हुआ है। यानी इसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम क्या है, इक्वल है। यही कॉन्सेप्ट अपने को लगाना है। यानी यहाँ पर क्या करेंगे अपन, V1 = V2। वॉल्यूम क्या रहती है, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। इक्वेशन नंबर अपन इसको क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, यहाँ पर देखिए कि इसको स्ट्रेच करके कितना कर दिया, n टाइम्स कर दिया। इसका मतलब क्या है, जो L2 लेंथ है वो n टाइम्स है किसकी, L1 के लिए रखी है, ठीक है। अपन यहाँ से क्या करते हैं, A2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो A2 = यहाँ से क्या हो जाएगा, A1 L1 डिवाइडेड बाई L2। अच्छा, L2 की जगह n L1 पुट कर दो, तो A2 = क्या हो जाएगा, A L1 डिवाइडेड बाई n L1। L1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। A2 अपने पास क्या आ गया, A बाई n आ गया, ठीक है। A कौन सा, 1 का, A1 बाई क्या आ गया, n। तो अब इसका न्यू रेजिस्टेंस अपन निकालेंगे। तो इसका न्यू रेजिस्टेंस के लिए क्या कहेंगे, R2 = रो इंटू L2 बाई A2, ठीक है। रेजिस्टिविटी तो क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। तो रो L2 यहाँ पर आपको कितना दिया हुआ है, n L1 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई A2 किसके इक्वल आया है, A1 डिवाइडेड बाई n के इक्वल आया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, रो L1/A1 को ऐसे लिख सकता हूँ, और ये n कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इंटू n का स्क्वायर। ये क्या है, जब पहले इस वाले का रेजिस्टेंस था, फर्स्ट वाले का, R1 = रो L1/A1, यही तो टर्म है। यानी ये क्या है, R1 है। तो यहाँ से R2 = क्या आ गया, R1 इंटू n स्क्वायर। तो n² इंटू R, अपना C करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। इसमें कह रहा था रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, ठीक है भाई, एंड लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इज, यानी दोनों का लास्ट लाइन का रेशियो अपने से पूछा है। अपने को पता है बाल्मर सीरीज के लिए 45 का याद कर रहा हूँ, फॉर बाल्मर सीरीज N2 क्या होता है, सॉरी N1 क्या होता है, 2 रहता है, और लास्ट लाइन इसकी क्या रहती है, इन्फिनिटी, ठीक है। यानी N2 क्या होता है, इन्फिनिटी रहता है। तो अपन यहाँ से फॉर्मूला पता है अपने को, 1/λ = R इंटू 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, ठीक है। इसके अंदर पुट कर देंगे। तो यहाँ से ये किसके लिए, बाल्मर के लिए, तो 1/λb = कितना हो जाएगा, R इंटू 1/N1 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, 4, और ये तो 1/∞ क्या हो जाएगा, 0। यानी 1/λb किसके इक्वल आया, अपने R/4 के इक्वल आया है, ठीक है भाई। इसी तरीके से लाइमन के लिए बात कर लेते हैं। फोर लाइमन N1 = 1 होता है और N2 ∞ रहता है। पुट कर दीजिए 1/, ये किसके लिए है, लाइमन के लिए है, तो R इंटू 1/N1 इसके अंदर कौन है, 1 का स्क्वायर 1, और ये क्या हो गया, 0। यानी ये अपने पास यहाँ से 1/λL = क्या आया है, 1/R। अपन इन दोनों का क्या कर देते हैं, रेशियो कर देते हैं। तो यहाँ से अगर अपन रेशियो करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ओके, दोनों का रेशियो कीजिए। यानी अगर मैं 1/λb, ठीक है, ये इक्वेशन डिवाइडेड बाई ये इक्वेशन करता हूँ, तो लैम्डा ऊपर चला जाएगा अपॉन 1, इसकी वैल्यू कितनी है, R/4 है, डिवाइड होगा तो ये कहाँ चला जाएगा यहाँ से, और ये क्या आएगा आपका 1/R आएगा, सॉरी R/1 आएगा। तो 1/ क्या हो जाएगा, ये R हो जाएगा, R से R क्या हो गया, कैंसिल। तो रेशियो अपने पास λL/λb का कितना है, 1:4। लेकिन अपने किसका पूछा है, बाल्मर का और
लाइमन का इन्हें उल्टा करना पड़ेगा, तो लैम्डा बी डिवाइडेड बाई लैम्डा एल इज इक्वल टू 4:1। तो करेक्ट आपका आंसर ये हो जाएगा 4। ओके।